टीचर्स क्लास में यूट्यूब चैनल पर सम्मानित पाठकों एवं कक्षा 9 से 12 तक के संस्कृत के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वर्ण विचार पर विशेष अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं, इस विषय पर हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। वर्ण शब्द वर्णधन घ प्रत्यय के योग से बनता है। वर्ण शब्द वर्णधन घ प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या अक्षर। अर्थात वर्ण की परिभाषा हम संक्षेप में दें तो भाषा की छोटी से छोटी इकाई, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी इकाई माने खंड रहित ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का ही दूसरा नाम आपको संकेत किया गया अक्षर। संस्कृत में कहा गया है सवर्णम अक्षरम। सवर्णम अक्षरम अर्थात वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। अक्षर की परिभाषा संकेत किया गया है इस तरह से कि अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जो विनाशशील नहीं है, जो नाशवान नहीं है, जो नष्ट प्राय नहीं होता है। इसको संस्कृत में इस तरह से व्याख्या करते हैं न क्षरति इति अक्षर। न क्षरति इति अक्षर, जो क्षर को नहीं प्राप्त होता, जो विनाश को नहीं प्राप्त होता, जो नष्ट नहीं होता है, उसी का नाम है अक्षर। ये वर्ण और अक्षर अर्थात प्रारंभ की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, इन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, क, च, ट इत्यादि। अब वर्ण के प्रकार के विषय में देखा जाए कि वर्ण के भेद, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो प्रकार से वर्ण को विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। अब स्वर के विषय में हम लोग विस्तार से देखें, उसके बाद तब व्यंजन पर चर्चा करते हैं। स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, इस विषय पर हम लोग अच्छे ढंग से ध्यान से देख लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात हम पूर्ण रूप से यह कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होता है, उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अर्थात उदाहरण के रूप में आप समझ रहे हैं कि अ, ई, ओ, रे, री, कोई भी स्वर। अब स्वर के जो वास्तविक स्वरूप हैं, स्वर को हम कितने रूपों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, अब इस विषय पर चर्चा हम करते हैं। तो स्वर के भेद, अब पहला आपने स्वर के विषय में देख लिया। स्वर के भेद कौन कौन से? स्वर के भेद आप देख लें, इसमें करके कर लेते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ह्रस्व स्वर हमारे पास 5 हैं। अ, ई, उ, री और ऋ। ये ह्रस्व स्वरों की संख्या है 5।
इसी तरह से नंबर 2 है ह्रस्व स्वर के बाद दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर से अपने आप आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या है? इसके लिए उदाहरण है आपके पास, इनकी संख्या कुल 8 है। तो 8 का क्या है नाम? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। तो आप गिने देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात जो हमारे दीर्घ स्वर हैं वो कितने हैं? 8। इनकी संख्या कुल 8 है। अब 2 चीजें हो गई आपकी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और नंबर 3 है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात कोई वर्ण लिखते हैं उसके बाद 3 की मात्रा हम लगा देते हैं तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग ज्यादातर वेदों में पाया जाता है। सामान्य संस्कृत में प्लुत स्वर की प्राप्ति बहुत ही न्यून होती है, बहुत ही न के बराबर होती है। उदाहरण के लिए जैसे ओम शब्द को हम लोग लिखते हैं कि जिसमें हम थोड़ा देर तक उच्चारण करते हैं, जिसका उच्चारण ओम तो 3 मात्रा का समय जैसा आभास होता है, इसको हम प्लुत स्वर के रूप में रखते हैं। इनका प्रयोग अधिकतम वेदों में होता था। ये आपका तीनों स्वर रहा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन तीनों स्वरों के लिए आप एक संक्षेप में श्लोक है, इसको अगर कंठस्थ कर लें तो आपको और सुविधा रहेगी। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेय, त्रिमात्रो प्लुतः ज्ञेय। उसके बाद अंतिम में कहते हैं व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अभी व्यंजन के विषय में हम लोग विस्तार से देखेंगे। वो अर्धमात्रिक कहे जाते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनको उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता होती है। अभी हम लोग विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका श्लोक है, इस श्लोक को याद रखें, पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर की आपको परिभाषा अपने आप स्पष्ट हो जाती है। एक बार पुनः समझ लें, एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतः ज्ञेयः, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अब हम आगे व्यंजन पर आते हैं। व्यंजन, व्यंजन शब्द की परिभाषा हम लोग पहले देख लें। ये है दूसरा प्रकार है वर्ण का, इसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी के सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात उसको और स्पष्ट रूप में कर लें कि जिन वर्णों को बिना स्वर की सहायता के उच्चरित नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन आप समझते हैं क से लेकर के म तक या ज्ञ तक पूर्ण रूपेण ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं ना, इसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो व्यंजन के कुल 4 भेद माने जाते हैं। व्यंजन के कुल 4 भेद हैं। पहला भेद है, उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन का पहला प्रकार है, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है
कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या होती है, व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 25। इनकी कुल संख्या स्पर्श व्यंजन की 25 है। वो 25 की गणना मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। एक वर्ग है, वर्ग का नाम, और दूसरा है व्यंजन। इसको और स्पष्ट रूप में वर्ग, जैसे क वर्ग, संस्कृत में अधिकतम प्रयास होता है कि कम से कम शब्दों के माध्यम से, कम वर्णों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्णों का हम लोग अच्छे ढंग से स्पष्टीकरण कर सकें। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 वर्ण आते हैं क वर्ग। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ई। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर है क वर्ग। ठ, ठ, ड, ढ, न। अंतिम है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये आपका 5 वर्ग है। 5 वर्ग में एक वर्ग में 5 अक्षर हैं, जिनकी गणना करने पर अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि कुल संख्या स्पर्श व्यंजन की 25 है। यह आपका पहला व्यंजन का प्रकार रहा, स्पर्श व्यंजन। अब दूसरे विषय में हम चलते हैं। दूसरा व्यंजन है हमारा, वो है ऊष्म व्यंजन। दूसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन को हम लोग परिभाषित कर लें। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है? वायु की रगड़ से जिन वर्णों का उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु की रगड़ के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा पैदा होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन है कौन कौन? ऊष्म व्यंजन है हमारे केवल 4। ऊष्म व्यंजन हमारे पास केवल 4 हैं। वो कौन कौन है? स, फ, स, फ। इनकी संख्या है 4। ये ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन के बाद तीसरा हमारा जो व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, अंतस्थ, अंते स्थिता इति अंतस्थ, जो मध्य में स्थित हो, जो बीच में स्थित हो, उसी को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब बीच में किसके किसके? उसके ऊपर भी आपने जो 2 प्रकार देखे हैं, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य में जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उदाहरण क्या है? इनकी संख्या कितनी है? तो ये भी जैसे के रूप में देख लें आप कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, व, र, ल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन भी आपको स्पष्ट हो गया कि अंते स्थिता है कि अंतस्थ, जो मध्य में बीच में स्थित होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब बीच में किसके स्थित होता है ये आपको स्पष्ट हो गया। स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य में आने वाले जो वर्ण हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, व, र और ल। अब अंतस्थ व्यंजन के बाद
जो चौथा व्यंजन है हमारा वो है संयुक्त व्यंजन। चौथा व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द से आपको स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त माने मिला हुआ ना। तो दो वर्णों के मिलने पर, जुड़ने पर जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं स्पष्ट रूप से कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन है। संयुक्त व्यंजन हमारे पास हैं 3, क्ष, त्र और ज्ञ। ये तीनों जो व्यंजन हैं ये किसके किसके किन किन व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं, इसको हम स्पष्ट कर लेते हैं। क्ष, क्ष जो है आप देखते हैं उच्चारण करने में भी क्ष, तो आपको स्पष्ट रूप से क और श, ये दो व्यंजन जब मिलते हैं तब एक क्षत्रिय वाला क्ष का उच्चारण स्पष्ट होता है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब त्र, त्र में त और र, इन दो व्यंजनों को हम जब मिलाते हैं तब त्र की निष्पत्ति होती है। अंत में है आपका ज्ञ, ज्ञ में ज धन य, इसलिए इसको ज्ञ, ज्ञान, GYA ये शब्द का प्रयोग होता है ज्ञ। तो ज और य इन दोनों व्यंजनों के मिलने पर ये ज्ञ की निष्पत्ति होती है। इस तरह से संयुक्त व्यंजन हमारे 3 हुए, इनकी संख्या 3 हुई, वो क्ष, त्र और ज्ञ। इतना स्पष्ट हो गया। चारों व्यंजनों का नाम आपको स्पष्ट हो गया, चारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये स्पष्ट हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा इसी व्यंजन के अंतर्गत और जो सहायक चीजें हैं उसको संकेत कर देता हूं। इन्हीं में अनुनासिक, अनुनासिक, ये अनुनासिक कौन है? अनुनासिक आप शब्द से देख रहे हैं अनुनासिक, अर्थात मुख और नासिका। मुख और नासिका के सहयोग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अब अनुनासिक के अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इस विषय को ध्यान से देख लिया जाए। जो हमने अभी स्पर्श व्यंजन में देखा था, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग थे। पांचों वर्गों में जो अंतिम वर्ण होता है, हर वर्ग में आपने देखा है कि जो 5वां वर्ण होता है वह 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है। अब वो 5वें वर्ण कौन कौन से हैं, अगर इसको सूत्र के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको पता होगा, इयम गणना नाम नासिका, इयम गणन, ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं। और अगर अपने स्पष्ट रूप से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के आधार पर आप निकालते हैं तो क वर्ग में क्या आता है, पहले अंग, क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ इ दूसरे नंबर पर आता है, फिर ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न, और फिर प फ ब भ म। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि यही 5 वर्ण आपके आ रहे हैं, इय, म, ग, र, न, ये नासिका के 5 रूप है। इन्हीं का उच्चारण जो है मुख और नासिका के सहयोग से किया जाता है। इनकी संख्या 5 है। ये अनुनासिक हो है। अब दूसरी चीज है इसी में, अनुनासिक के बाद इसी में आता है अनुस्वार। अनुस्वार आपने सूत्र देखा होगा, मुंह अनुस्वार सूत्र है, इसको हम लोग आगे जब चलेंगे तो पढ़ेंगे। अभी अनुस्वार पर संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अनुस्वार क्या है, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, वर्ण के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु लगाई जाती है और उस बिंदु का उच्चारण म होता है। किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु होती है और उस बिंदु का उच्चारण म के रूप में किया जाता है, उसी को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे हमने कोई शब्द लिख करके देख लिया,
कि कैसे अनुस्वार लगता है, जैसे राम, राम, कृष्णम, कृष्णम। ये जितने भी आप ऊपर बिंदु देख रहे हैं ये म का उच्चारण कराते हैं, इनका म के उच्चारण के रूप में प्रयोग होता है और इनको अनुस्वार कहा जाता है। ये वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, ये आपका अनुस्वार रहा। एक और इसी में संकेत है, वो अगली चीज क्या है सामान्य रूप में, वो है विसर्ग, विसर्ग। अब विसर्ग क्या है, विसर्ग के विषय में हम लोग देख लें कि किसी वर्ण के बाद, किसी वर्ण के बाद जब दो बिंदु लगाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दो बिंदु लगाए जाते हैं, तो उसे हम विसर्ग के रूप में जानते हैं। किसी वर्ण, कोई भी वर्ण होता है, वो चाहे उदाहरण के रूप में आप देख लेते हैं कि उन वर्णों के बाद जो दो बिंदु, एक ऊपर एक नीचे, ये जो दो बिंदु लगाए जाते हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं को विसर्ग के नाम से जानते हैं। इनका उच्चारण ह के रूप में होता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, उदाहरण इसका देख लें, जैसे आपने राम, श्याम ना, इस तरह से अनेक उदाहरण आपको स्पष्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो प्रयोग होता है कि वर्ण के बाद दो बिंदु जो लगाए जाते हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया होगा सबको, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अब आज की जो स्थिति है, ये आपके वर्णों के ज्ञान के रूप में स्वर और व्यंजन, इनको पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा चुका। आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब अगले भाग में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में गहराई से अध्ययन करेंगे। आज का यह जो कार्यक्रम रहा, यही आपका स्थगित होता है और पुनः आपसे संकेत है कि टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करें। यदि कोई कहीं आपको शंका या दिक्कत समझ में आती है तो आपके लिए दरवाजा पूर्ण रूप में खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसका उत्तर आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।